हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का जैसे लास्ट टॉपिक है आपका स्लम फ्लो टेस्ट। तो ये भी कंक्रीट के फ्रेश कंक्रीट का कंसिस्टेंसी या वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए ही उपयोग किया जाता है। प्रायः ये टेस्ट एचसीसी कंक्रीट में यूज होता है। इसके लिए इसमें दो टेस्ट होते हैं, एक तो स्लम फ्लो टेस्ट आपका जो होता है और साथ में T500 टाइम्स टेस्ट होता है। इसका आप इसमें ये टेस्ट आपका जैसे हम बताए आपके एचसीसी कंक्रीट में होता है और एचसीसी कंक्रीट जो अपना बनता है तो उसका नॉमिनल साइज मैक्सिमम 40 mm तक होता है। लेकिन ये आपका IS कोड 1199 पार्ट 2 2018 के अकॉर्डिंग है। बट आपका ASTM में भी और ASTM के अकॉर्डिंग एचसीसी कंक्रीट के लिए जो नॉमिनल साइज का एग्रीगेट होता है वो आपका होता है 25 mm। तो ये आपका आप आई होप समझ गए होंगे कि ये टेस्ट कहाँ किया जाता है, स्लम फ्लो टेस्ट और टी टाइम टेस्ट। T500 जो टाइम टेस्ट होता है ये कंक्रीट का विस्कोसिटी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि जो आपका ऑपरेटस होता है इसमें एक बेस प्लेट होती है या प्लेट होती है जिसकी साइज 900 × 900 mm की होती है, स्क्वायर में होती है और ये फ्लैट और स्मूथ होती है। और इसका सरफेस ऐसे मतलब ऐसे मेटल का बना होता है जैसे पहले भी बहुत सारे टेस्टों में कि जिसमें सीमेंट पेस्ट वगैरह के अटैच में आने पे उसमें चिपके ना और साथ में वो रस्टिंग भी ना हो। ऐसे मटेरियल से या ऐसे मेटल से ये प्लेट बनाई जाती है। और इस प्लेट में सबसे बड़ी खासियत तो ये इतनी स्मूथ होती है कि इसका जो ऊपर जो टॉप में जो फ्लैटनेस होता है, इसका डेविएशन का फ्लैटनेस जो होता है 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आप जब इसको टेस्ट करेंगे 3 mm से ज़्यादा इसका डेविएशन फ्लैटनेस का नहीं होना चाहिए। और इसके सेंटर में आप देखेंगे तो एक सर्कल होता है जो 210 mm ± 1 mm डाया का, और इसका एक बाहरी एक और सर्कल बना होता है वो 500 mm ± 1 mm का होता है। और इसमें एक और चीज है, जो ये सर्कल बना होता है तो ये जो सर्कल की जो आपका विड्थ होती है यानी चौड़ाई जो होती है, मोटाई जिसको कह सकते हैं, वो 2 mm की होती है। और इसका जो सर्कल जो बना होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो 1 mm की होती है। इसके अलावा इसमें मेजरिंग टेप जो यूज करते हैं तो वो मेजरिंग टेप या स्केल वगैरह जो भी यूज करते हैं वो 1 मीटर या कह सकते हो 1000 mm की, और जिसका सब डिवीजन यानी जिसकी लिस्ट काउंट 5 mm तक हो, ऐसा मेजरिंग टेप या मेजरिंग स्केल आप यूज करना है आपको। इसके बाद आपका आता है एक स्टॉप वॉच की भी जरूरत होती है जो T500 टाइम मेजर करने के काम आता है, और स्लम कोन को जब उठाते हैं उसका टाइम पीरियड नोट करने के लिए काम आता है, और पूरा प्रोसीजर यानी स्लम कोन को भरने और उसको स्लम कोन को रिमूव करने में लगने वाला जो टाइम पीरियड होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक स्टॉप वॉच की जरूरत होती है। तो ऐसा स्टॉप वॉच होना चाहिए जिसका लिस्ट काउंट आपका 0.1 सेकेंड तक मेजर कर सके। इसके बाद आपको स्पिरिट लेवल की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक आपके पास स्मूथ फ्लैट आपकी जो टेबल होती है 900 × 900 की, उसको हॉरिजॉन्टल बेस आपका चेक करने के लिए लाइन लेवल पे है कि नहीं है, इसके लिए आपको स्पिरिट लेवल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक आपको स्पिरिट लेवल चाहिए। फिर इसके बाद आप जो सैंपल कलेक्ट करते हो या जो मिक्स बनाते हो, जो सैंपल कलेक्ट करते हो, उस सैंपल को कलेक्ट करके जो आप मोल्ड फिलअप करते हो, कोन या मोल्ड को जो फिलअप करते हैं, तो उस सैंपल को रखने के लिए आपको या उससे जो भरने के लिए कोन को भरने के लिए जो कंटेनर की आवश्यकता होती है, तो वो ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो कम से कम वो 10 लीटर कैपेसिटी का उसका वॉल्यूम हो। ये आपको मेंशन किया हुआ है IS 1199 पार्ट 1 2018 के अकॉर्डिंग, और सैंपलिंग भी आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है। इसके बाद आता है आप टेस्टिंग कैसे से, इसका प्रोसीजर क्या होता है टेस्टिंग का। तो सबसे पहले आपको क्लीन करना है आपको कंटेनर को अच्छे से,
और गीले कपड़े से इसको पोंछना है, साफ करना है, उसको मॉइस्ट करना है यानी गीला करना है। ऐसे ही आपको जो आपका मोल्ड या कोन होता है उसको भी साफ करना है, गीले कपड़े से पोंछना है या मॉइस्ट करना है। और जो आप जिस प्लेट के ऊपर आप जैसे 900 बाई 900 का जो हम अपनी प्लेट यूज करते हैं उसको भी यही कंडीशन पे लाना है, मानी आप साफ सुथरा करना है, कपड़े से गीले कपड़े से पोंछना है और गीला करना है उस पे को। उसके बाद आपको जब आप जो आपका स्मूथ और फ्लैट जो प्लेट होती है, बेस प्लेट होती है, उसके ऊपर स्लम कोन जो आपका होता है, स्लम कोन आप ये जो होता है या मोल्ड जो होता है, आप ये ध्यान रखिएगा कि जो स्लम कोन या स्लम टेस्टिंग में जो आप यूज करते हो कोन को या मोल्ड को, सेम वही होता है जिसका डायमेंशन 100 mm टॉप का और बॉटम का जो 200 mm डाया होता है और हाइट जो 300 mm डाया का हाइट 300 mm का जो आपका स्लम कोन होता है, सेम वही स्लम कोन को आपको यूज करना है। बस आप फिक्स करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर ASTM के अकॉर्डिंग अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, ASTM के अकॉर्डिंग अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो स्लम कोन है उसको रिवर्स यानी 100 डाया जो होगा उसको बेस प्लेट से या स्मूथ प्लेट जो होती है आपको उसको नीचे फिक्स करना है और 200 mm डाया उसका ऊपर होगा। बट जब IS कोड 1199 के अकॉर्डिंग 1199 पार्ट 6 के अकॉर्डिंग अगर आप जब टेस्ट करने जाते हो स्लम फ्लो टेस्ट, तो उस टाइम पे आपको 200 mm डाया नीचे रखना है और 100 mm का डाया का ऊपर होना चाहिए। स्लम कोन इस पोजीशन पे आपको सेट करना है। और ये आपका जो टेबल में जो आपका ये स्मूथ फ्लैट टेबल दी हुई है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपको बीच में सेंटर में आपको 210 mm का जो डायमेंशन का सर्कुलर सर्कल बना हुआ है डाया का, उसी में आपको स्लम कोन को फिक्स करना है। आप लोग को पहले भी बता दिए, अगर ASTM के अकॉर्डिंग करेंगे तो 100 डाया जो होगा कोन का वो नीचे होगा और 200 डाया जो होगा वो ऊपर होगा। बट जब IS कोड के अकॉर्डिंग जब टेस्ट करते हैं तो 200 mm डाया जो होगा कोन का वो नीचे होगा और 100 mm डाया ऊपर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज मत होइएगा कहीं कि क्योंकि कोई कैसे भी टेस्ट करता है, कोई भी कैसे भी करता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर IS के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको 200 नीचे रखना है डाया का, वो बेस में होना चाहिए और 100 ऊपर होना चाहिए। अगर ASTM के अकॉर्डिंग करते हैं तो 100 नीचे होना चाहिए और 200 ऊपर की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये सब होने के बाद जब आप कोन को फिक्स कर लेते हैं तो उसमें प्राय आपको जब कंक्रीट फील करना है तो कंक्रीट फील करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड का सबसे मस्ट होता है। आपको टाइम पीरियड सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका पूरा कंप्लीट कोन को भरना और उसको रिमूव करना, इन सब के बीच का जो टाइम पीरियड 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब कोन आप भरते हैं तो इसमें कोई लेयर की जरूरत नहीं होती, आप इसको डायरेक्ट कंक्रीट से फुल फिल कर दीजिए और इसमें टेम्पिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आप जब उसको फुल फिल करते हैं तो उसमें से कुछ कंक्रीट आपका क्या होता है कि कोन से बाहर हो जाता है या प्लेट में बिखर सा जाता है, तो उसको किसी कपड़े या किसी भी माध्यम से आप उसको रिमूव करो और जो कोन के ऊपर एक्सेस कंक्रीट होती है उसको किसी ट्रेवल या किसी रॉड के सहारे से रिमूव कर दो, स्मूथ सरफेस बना दो और पूरा कंक्रीट को डेब्रिज ये कह सकती है, जो भी एक्सेस कंक्रीट है उसको कोन के चारों तरफ जो बह के लगा हुआ है उन सभी को रिमूव करना है, टेबल में से बाहर करना है। फिर इसके बाद आपको कोन को स्मूथली वर्टिकल आपको स्लोली ऐसे उठाना है कि आपका टाइम पीरियड जो हो 1 से 3 सेकंड के बीच ही होना चाहिए और बिना डिस्टर्ब हुए कंक्रीट को आपको मोल्ड को हटा लेना है। और अगर आप ASTM के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको मोल्ड को रिमूव करने में लगने वाला टाइम 3 से 5 सेकंड होना चाहिए और अगर IS कोड के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें लगने वाला टाइम 1 से 3 सेकंड होना चाहिए कोन मोल्ड को रिमूव करने के लिए। इसके बाद आप जब कोन मोल्ड रिमूव कर लेते हैं तो आप इसके बाद सबसे पहले आपको स्टॉप वॉच जैसे रिमूव होता है, इसके बाद आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट करना है। और जब आपका स्टार्ट करेंगे और जो 500 mm तक
जो आपका एक सर्कल बना होगा, आप देखेंगे कि 500 का भी सर्कल आपकी टेबल में स्मूथ जो फ्लैट टेबल होती है, तो आपका स्मूथ फ्लैट टेबल में 500 का जो डाया का सर्कल बना होता है, ये इसीलिए बना होता है कि आप जब मोल्ड को आप रिमूव करते हैं तो कंक्रीट जब स्प्रेड होता है तो सबसे पहले इस जो सर्कल में 500 का डाया का जो सर्कल होता है, इसमें आपको कंक्रीट को टच होने में लगने वाला जो टाइम पीरियड होता है उसको नोट करना है। वही T5 टाइम्स कहलाता है, वही T5 टाइम्स कहलाता है। और यही T5 टाइम्स ही डिसाइड करता है कि यही आपका टाइम डिसाइड करता है कि कंक्रीट की विस्कोसिटी क्या है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, जैसे IS कोड के अकॉर्डिंग कहते हैं T500 mm टाइम्स, और आप जब ASTM में देखेंगे तो उसमें कहते हैं T50 टाइम्स। फिर इसके बाद आप क्या है, जब आपका स्प्रेड होना बंद हो जाता है, फुल्ली जब स्प्रेड होना बंद हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डायमेंशन जब चेक करेंगे या डायामीटर जब उसका D1 नोट करना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि मैक्सिमम डाया कहाँ पे है। मैक्सिमम डाया, सबसे पहले जो मैक्सिमम डाया होगा, लार्ज डाया होगा, वहीं पे उसको मेजर करना है। वो आपका जैसे इस फिगर में देख रहे होंगे कि मैक्सिमम डाया जैसे आपको जहां पे भी मिलेगा वो D1 कहलाएगा। और उसके बाद जो D1 आपका डाया होगा, उसके 90 डिग्री पे आपको दूसरा डाया मेजर करना है, चाहे वहां पे कम हो या ज्यादा, उससे कुछ देना नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला D1 हम मेजर करेंगे वो मैक्सिमम डाया होना चाहिए, उस जो कंक्रीट स्प्रेड हुआ है, और उसके 90 डिग्री पे हमको D2 डाया मेजर करना है जो उसके 90 डिग्री पे हो, वो D2 होगा। और आपको ये पहले ही बता दीजिए कि T500 टाइम क्या शो करता है। वो T500 टाइम जो होता है, आपको लगने वाला जो टाइम जो होता है सेकंड में, तो उसको मेजर आप 0.1 तक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3.1 या 2 या 3 ऐसे मेजर करना है आपको। ये नहीं कि 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ, ऐसे नहीं। आपको उसकी जो टाइम पीरियड आप नोट करेंगे T500 टाइम, वो आपको 2.1, 2.3, 2.3 या 4.1, 4.2, 4.6 जो भी होगा, ऐसे आपको मेजर करना है और नोट भी करना है। तो ये आपको T500 टाइम पहले भी बता दिए आप लोगों को कि T500 टाइम आपके उस कंक्रीट की विस्कोसिटी को प्रदर्शित करता है कि उसकी विस्कोसिटी क्या है, यानी विस्कोसिटी उसकी कि कंक्रीट ज्यादा चिपचिपाहट तो नहीं है, उसमें फ्लो है कि नहीं है, वो टाइम पीरियड उसको डिकोड करता है। और इसके बाद आता है जब आप दोनों डाया का मेजर करते हैं, तो उसके बाद आप स्लम फ्लो की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो डाया जो पहला मैक्सिमम जो लार्ज डाया आप मेजर किए थे D1, और उसके 90 डिग्री पे जो D2 डाया मेजर किए थे, उन दोनों का जब हम एवरेज करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमारी स्लम फ्लो वैल्यू कहलाती है। और स्लम फ्लो वैल्यू की जो यूनिट होती है मिलीमीटर में होती है। और इसका जो लिस्ट काउंट होता है, आप 10 mm होता है, मान लीजिए आपका 580 आया और एक 584 आया, तो दोनों का एवरेज करने के बाद जो वैल्यू आएगी, तो नियरेस्ट आपको 10 mm वैल्यू मेजर करना है। तो आपका जैसे 584 और 580 हुआ, तो आपका एवरेज 582 होगा। तो 582 आपको स्लम फ्लो वैल्यू नहीं होगी, या तो वो 580 कहलाएगी, क्योंकि वो 580 के निकटतम वैल्यू है, इसलिए वो आपका स्लम फ्लो वैल्यू वहां पे 580 कहलाएगी। और वो इसको जो यूनिट होगी वो मिलीमीटर में, यानी कह सकते हो कि 580 mm FM वैल्यू होगी 580 mm। तो अब पहले आपको ऊपर भी बता चुके हैं, यहाँ आप देखिए जो आपको फार्मूला पुटअप कर सकते हैं वैल्यू, और आप इससे निकाल सकते हैं। और SF से शो करते हैं स्लम फ्लो वैल्यू, जिसकी यूनिट होती है मिलीमीटर। D1 जो होती है लार्ज डायामीटर ऑफ फ्लो स्प्रेड इन मिलीमीटर में होता है। और D2 जो होता है फ्लो स्प्रेड एट 90 डिग्री टू D1 इन मिलीमीटर, ये आपको मैं ऊपर बता चुका हूं। और जो आपकी T500 टाइम रिपोर्ट में मेंशन करते हो वो नियरेस्ट 0.1 सेकेंड पे करना है। इसके बाद आपका ये आता है कि अगर मान लीजिए सबसे बड़ी बात कि आपका जो टेस्ट है
सही है या गलत है, डिस्कार्ड तो नहीं हुआ, तो उसके लिए एक आपका IS कोड 1199 पार्ट 6 में दिया हुआ है कि अगर आपका D1 डाया और D2 डाया के बीच का डिफरेंस अगर 50 mm से ज़्यादा आता है तो ऐसा टेस्ट आपका ये टेस्ट आपका क्या कहलाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ये कह सकते हो अगर आपका 540 आ रहा है और दूसरा 570 या 60 आ रहा है तो ये परिस्मल है, मतलब क्या परिस्मबल है। और अगर मान लीजिए एक का 550 आ रहा है, एक को 610 आ रहा है, तो उनके बीच का डिफरेंस आपका 60 mm का हो गया, तो ये सिंपल डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी ये टेस्ट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। इसके लिए आपको फिर से करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और फिर इसके आपका IS कोड 10/262/2019 के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ फ्लो वैल्यू या फ्लो जो दिया है, स्लम फ्लो वैल्यू, तो वो 3 टाइप के होता है। एक SF होता है, एक SF2 होता है और एक SF3 होता है। तो ये जब कंक्रीट की डिजाइन जब FCC कंक्रीट की करते हैं तो इसके सबके अलग अलग पैरामीटर्स दिए होते हैं कि आप कौन सी स्ट्रक्चर के लिए कौन सी कंक्रीट FCC कंक्रीट का डिजाइन करने जा रहे हैं, उसके आधार पर ही अगर आप 550 से 650 mm स्लम फ्लो वैल्यू के लिए आप कर रहे हैं तो वो SF1 कहलाएगा। और ऐसी कंक्रीट का उपयोग आप जैसे घर के स्लैब के लिए, टनल की लाइनिंग के लिए, पाइल के लिए या और डीप फाउंडेशन जो होते हैं उसके लिए ऐसे SF1 जिसका 550 से 650 mm डाया होता है, ऐसे कंक्रीट आप इन स्ट्रक्चरों में यूज करने के लिए होता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किसके लिए कंक्रीट की डिजाइन कर रहे हैं FCC, उसी के हिसाब से आपको SF1 करना है, SF2 करना है, SF3 करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब वैल्यू, इसी के अकॉर्डिंग आपको इन सब स्ट्रक्चरों के आधार पर ही आपको डिजाइन करना पड़ेगा 10/262 के अकॉर्डिंग। और जैसे SF2 होता है, SF2 जब आप करते हैं तो ये प्रायः इसकी वैल्यू 660 से 760 mm डाया के बीच की होती है। जब ऐसे कंक्रीट की डिजाइन FCC करते हैं तो ये यूज कहाँ होता है, तो ये यूज होता है जैसे आप वॉल हुआ, कॉलम हुआ, इनके लिए प्रायः यूज किया जाता है। तो ये जब आप कंक्रीट की डिजाइन करेंगे तो SF2 करेंगे तो मतलब उसको आपको स्लम फ्लो वैल्यू आपको 660 से 760 के बीच में डिजाइन करना पड़ेगा और ऐसी कंक्रीट को आप वॉल या कॉलम वगैरह में यूज करेंगे। इसके बाद आता है आपका SF3। SF3 में ऐसी कंक्रीट का जो फ्लो वैल्यू होती है आपकी स्लम फ्लो वैल्यू वो 760 से 850 mm के बीच डाया होता है। तो ऐसी कंक्रीट का उपयोग प्रायः ऐसे हैवी रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर में किया जाता है और ऐसे स्ट्रक्चर जो बहुत जटिल शेप या आकार के होते हैं उनमें भी SF3 जैसे कंक्रीट का उपयोग किया जाता है या इतने स्लम फ्लो वैल्यू की कंक्रीट डाली जाती है। और इसमें और जैसे मान लीजिए ऐसी कंक्रीट के SF3 वैल्यू यानी 760 से 850 mm का जो डाया के वैल्यू की ये स्लम फ्लो वैल्यू की जो कंक्रीट होती है, इसको प्राय ऐसे भी यूज किया जाता है कि जिसका कंजेस्टेड यानी ऐसे स्ट्रक्चर जहां फोम वर्क किया होता है लेकिन वहां कंक्रीट नहीं जा सकती, तो फोम वर्क को ध्यान में रखते हुए भी SF3 टाइप की ही FCC कंक्रीट को डाली जाती है। SF3 ज्यादा बेटर होता है SF2 से, क्योंकि SF3 क्या है ज्यादा फ्लोवल होता है। इसको डालने से क्या है ना, सरफेस ज्यादा स्मूथ निकलता है बट इसमें SF2 के अपेक्षा। बट SF3 में थोड़ा ज्यादातर परेशानी ज्यादातर क्या होता है कि ये फ्लो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है जिससे कि इस कंक्रीट में सेग्रीगेशन या रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू डिफिकल्टी ज्यादा होती है। इसको कंट्रोल करना यानी इस कह सकते हो आप सिंपल सा SF3 की कंक्रीट में सेग्रीगेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं, ये डिफिकल्ट ज्यादा हो जाता है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये सरफेस स्मूथ सरफेस सबसे अच्छा प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चर का। इसके बाद आप लोग नीचे देखेंगे एक आपका फॉर्मेट मैं मेंशन कर दिया हूँ इसमें वीडियो में कि आप देखेंगे कि इसके
स्लम फ्लो टेस्ट के लिए और T500 टाइम के लिए एक फॉर्मेट मेंशन किया हुआ है। इसमें आपका जो भी ऊपर प्रोजेक्ट वगैरह होगा आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो भी एजेंसियां हैं, जो कंसेशनर, कॉन्ट्रैक्टर या अथॉरिटी इंजीनियर जो भी है, तो वो आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं यहाँ फॉर्मेट में। फिर आप जो भी स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं उसकी एक RFI होगी, तो वो आप उसके RFI नंबर डाल सकते हैं, लोकेशन होगा और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ग्रेड ऑफ मिक्स हो गया SCC कंक्रीट का 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, जो भी कंक्रीट होगी या कोई भी 40 हो, 45 जो भी कंक्रीट होगी वो आपको ग्रेड मेंशन करना है। और क्वांटिटी आपकी कंक्रीट की क्या है जो स्ट्रक्चर में जा रही है वो वैल्यू आपको मेंशन करना है। किस व्हीकल या किस TM में जा रहा है वो भी उसको मेंशन करना है। और किस डेट से हो रहा है, इंस्पेक्शन डेट आप जो कर रहे हैं यानी टेस्टिंग जो कर रहे हैं वो उस टाइम पे एम्बिएंट टेम्परेचर क्या था, कंक्रीट का टेम्परेचर क्या है और किस टाइम पे कर रहे हैं। तो इस टेस्ट में आप ध्यान रखिएगा, टाइम आप टेस्ट जरूर लिखना पड़ता है SCC कंक्रीट में। फिर आप जैसे सैंपल लेंगे, आपको पहले बताया था कि ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो जिसका वॉल्यूम 10 लीटर के आसपास हो, ये 10 लीटर से कम ना हो। ऐसे में IS 1199 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आपको सैंपल कलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद आप टाइप्स आप जैसे इसमें जो डिजाइन है, जैसे हम पहले आप बोले थे कि आप स्ट्रक्चर के आधार पे ही आपको SCC कंक्रीट की डिजाइन करना है। तो आप जो SCC कंक्रीट की डिजाइन जैसे किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि SF1 किए हैं, SF2 किए हैं या SF3 किए हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि SF1 की करना है कि SF2 करना है, SF3। आप इस कंक्रीट को कहाँ यूज करेंगे उस आपको पहले ऊपर मैं बता चुका हूँ, उसी के आधार पर आपको वो कंक्रीट की डिजाइन भी करना है। तो आई होप आप लोग को मैं अब ये ज़्यादा डिटेल बार बार नहीं बताना चाहता, बस आपको ये बता रहा हूँ कि इसका जो फॉर्मेट होता है कैसे फिलअप करना है। तो आप सबसे पहले इसमें स्लम फ्लो में जैसे SF1 है तो SF1 लिखोगे, SF2 लिखोगे या SF3 वगैरह लिखोगे इसमें। और मान लीजिए जैसे हम SF3 की डिजाइन है तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे SF3, तो हमको ये जो भी इस फॉर्मेट को देखेगा वो उसको पता हो जाएगी कि SCC कंक्रीट का SF3 डिजाइन की गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रिक्वायर्ड जो फ्लो होना चाहिए 760 से 850 के बीच में ही आना चाहिए। और फिर इसमें D1 डायामीटर आपको मेंशन करना है, मैक्सिमम डायामीटर जो होता है, फिर उसके D2 करना है 90 डिग्री पे। फिर इसके SF की जो कैलकुलेशन होता है दोनों डाया का एवरेज कर देना है, वो जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ मेंशन करना है। फिर आपको पहले IS कोड कहता है कि आपको नियरेस्ट 10 mm में मेंशन करना है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे 840 आया, अगर आपका मान लीजिए 822 आया, आपका मान लीजिए जैसे एवरेज करने पे इनकी दोनों की वैल्यू 822 आई, तो आपको नियरेस्ट 10 mm पे करना है। तो यहाँ पे जो फाइनल स्लम फ्लो वैल्यू होगी वो 820 कहलाएगी। तो यही आपकी स्लम फ्लो वैल्यू कहलाएगी। और ये आपका SF3 टाइप का SCC कंक्रीट था। तो आप यहाँ देखेंगे कि 760 से 850 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये है ये कंक्रीट आप स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं। इसके बाद आप जो आपको पहले बताया कि T500 टाइम टेस्ट जो करना है इन सेकेंड में नियरेस्ट 0.1 सेकेंड पे। तो आप जब आप स्लम कोन को जब उठाते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि आपको स्टॉप वॉच से टाइम नोट करते हैं। तो स्लम कोन को जैसे रिमूव करते हैं उसके बाद जो 500 का जो डाया का सर्कल होता है उसको किसी भी तरफ अगर जहाँ पे सबसे पहले वो कंक्रीट जाके टच होती है इस सर्कल को, वो टाइम नोट करना है, वही आपका T500 टाइम कहलाता है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि ये पहले भी बता चुके, इसके फार्मूले दिए हुए हैं कि किसको क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें वही हैं, बार बार उसको बताने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि ये ऊपर बता चुके हैं आपको। फिर ये तो फॉर्मेट में मेंशन कर दिया हूँ कि कोई देख के आसानी से समझ सके। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो मैं पुनः आपको कहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं जहाँ भी कुछ डाउट हो।